से 150 की वृद्धि किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। कस्बा पल्लू जिला हनुमानगढ़ में वर्तमान में 30 शैय्याओं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत है। स्वीकृत शैय्याओं की वर्ष 2021 में शैय्याओं की उपयोगिता दर BOR बेड ऑक्यूपेंसी रेट 22.77% ही रही है। बहुत लो रही है। हमें खुशी है कि कम बीमार लोग वहाँ होते हैं। और कल ही ये प्रश्न जब बन के आया था, उसके पश्चात कल रात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 से 50 बेड्स कर दिए हैं। तो ये आपकी पूर्ति हो गई है कल रात को। प्रश्न पहले प्रिपेयर हुआ था, इसलिए मुझे बताना था। खंड 3 जी नहीं, ग्राम मालासर, जबरासर, थालड़का एवं दलपतपुरा पंचायत समिति नौहर जिला हनुमानगढ़ में वर्तमान में उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत है। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदंड अनुसार सामान्य क्षेत्र में 30,000 एवं जनजाति रेगिस्तानी क्षेत्र में 20,000 की ग्रामीण संख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने का प्रावधान है। वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदंड अनुसार पंचायत समिति नौहर में 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता के विरुद्ध 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत हैं। तो यहाँ कोई शॉर्टफॉल नहीं है। उप स्वास्थ्य केंद्र मालासर, जबरासर, थालड़का एवं दलपतपुरा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किए जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। ग्राम खुइया, मंदरपुरा एवं धानसिया पंचायत समिति नौहर जिला हनुमानगढ़ में वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत है। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदंड अनुसार 1 लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाने का प्रावधान है। वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदंड अनुसार पंचायत समिति नौहर में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत हैं। इसलिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोइया, मंदरपुरा एवं धानसिया को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, ये नियम कानून कायदे काम न करने के बहाने हैं। मैं आपको मंत्री महोदय को बताना चाहूँगा कि मेरा ये राजकीय चिकित्सालय प्रश्न पूछो। 2019 में 50 बेड का था और उसमें 47% की ऑक्यूपेंसी थी। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी 100 बेड में क्रमोन्नत किया, हमने चिकित्सा सुविधाओं को उसमें विस्तार किया, डॉक्टरों की वृद्धि हुई, उसमें डायलिसिस मशीनें हुई, ICU वार्ड का निर्माण किया, OT वार्ड का हमने निर्माण किया, वार्डों का निर्माण किया। तब जिस तरह से मंत्री जी महोदय ने 78% की ऑक्यूपेंसी उस स्थिति में है जबकि वहाँ भवन का निर्माण बन रहा है, आंखों का OT नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से ही पूछना चाहता हूँ कि आप उसकी जाँच कराइए। आज वहाँ ऑक्यूपेंसी बेडों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक बेड पे 2-2 डिलीवरी महिलाओं को सुलाया जा रहा है। 350 डिलीवरी हर महीने वहाँ हो रही है। तो आप उसकी जांच करा के उस बेड वर्दी कराएं। दूसरा जो आपने मुझे ये बताया है कि मालासर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मालासर नौर पंचायत समिति में नहीं है, विधानसभा तो नौर है, बल्कि यह पंचायत समिति रावसर के अधीन है। जहां आज रावसर पंचायत समिति के अधीन मात्र 8 PSC स्वीकृत है और 8 ही वहाँ हो सकती है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जिस तरह से नौर पंचायत समिति 9 के विरुद्ध 11 खुली हुई है, मालासर हमारे विधानसभा क्षेत्र का अंतिम छोर का गांव है जहां लूणकंसर विधानसभा के नजदीक है। तो मैं मंत्री महोदय आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर रावसर पंचायत समिति के अधीन है, वहां आप इस मालासर को PSC बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते? ये प्रश्न पूछो माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा नौहर के अंदर पर्याप्त जितने भी अपने एक SDH है, 3 CHC हैं, पल्लू, फैफाना और मेघाना, 13 PHC है और 71 सब सेंटर है। मेरा माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये कहना चाहूँगा कि 2021 का जो सेंसस जो है वो मेरे ख्याल में साल भर में रिलीज़ हो जाना चाहिए। तो जो अपने जितने भी मापदंड हैं जिसके अनुसार आपको वंचित रखा गया क्योंकि पॉपुलेशन नहीं है, 2011 के फिगर्स 2011 है, उसके 11 साल बाद जो फिगर्स है आपके जो भी आपकी एरियाज़ है उसके अंदर मैं एक टीम भेजूंगा और आपसे मिलकर और आपका पूरा निरीक्षण करके जो जरूरत पड़ेगी तो आपको अवश्य देंगे। एक अध्यक्ष महोदय, एक मैं कह रहा हूँ सर, नौर से मेरे धानसिया तक 65 किलोमीटर की दूरी है। 65 किलोमीटर में उप तहसील भी आती है, वहाँ एक भी CSC नहीं है। आज हमारा रोड भी बन गई,
पहले 90% डिलीवरियां घरों में होती थी, आज हॉस्पिटल में हो रही है, एक्सीडेंट भी बहुत हो रहे हैं, बीमारियां भी बढ़ रही है। तो 65 किलोमीटर की दूरी में एक भी CSC नहीं है। तीनों में से जो भी आपको उचित लगे एक CSC हमें नौर को देने की आप कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को कौन बोला है? ठीक नहीं है। मैं माननीय सदस्य को ये अभी बता चुका हूं कि जो मापदंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, आप कहते होंगे भाई इनको पालना नहीं की जाती है, कांग्रेस सरकार होती है तो वो और बना देती है, हम आते हैं हम करते हैं। मेरा आपसे ये निवेदन है कि आपकी जो विधानसभा को देखा जाए, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास बहुत ये SDH वगैरह मिला के आपके पास पर्याप्त है, लेकिन 2011 के अंदर और उसके 10 साल पश्चात बहुत माइग्रेशन इधर से उधर हुआ है। तो इसमें मेरे ये सोच है कि साल भर थोड़ा आप वेट कर लें, पर मैं एक टीम भेजूंगा, आप टीम भेजूंगा और इसका पूरा दोबारा एक बारी सर्वे कर लेंगे और उसके आधार पर। धन्यवाद मंत्री जी। अगला प्रश्न श्री उदयलाल बडाना, 290, क्वेश्चन नंबर 290। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र मांडलगढ़ में क्षेत्रीय विधायक निधि कोष के माह जनवरी 2019 से दिनांक 31 अगस्त 2023 तक राशि 19 करोड़ 50 लाख आवंटन हुआ है। उसमें माननीय सदस्य को 2019-20 में, 2020-21 में और 2021-22 में, 22-23 में, 23-24 में 19 करोड़ 50 लाख रुपए हुए हैं। मैं उसमें से 15 करोड़ 5 लाख 8 हजार की स्वीकृति जारी हुई है और 8 करोड़ 42 लाख का व्यय हुआ है तथा कार्य व व्यय का विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक सप्लीमेंट्री छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। MLA लैंड के स्वीकृत लंबित कार्यों की क्या कार्य योजना है? निरस्त होंगे या पुनः अनुशंसा होगी या बजट लैप्स होगा? जो पूर्व विधायक ने कर दिए हैं, जो कुछ कार्य रुके हुए हैं, तो वो क्या बजट लैप्स होगा या हमारे को अनुशंसा करने की वो रहेगी स्वीकृति? माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र मांडलगढ़ में 2019 से अगस्त 2023 तक 677 कार्य स्वीकृत किए गए। उनमें से 507 कार्य पूर्ण हुए, 163 प्रगतिरत हैं, 7 अपारंभ हुए हैं, जिसका जगह कोई विवादित होने के कारण इस कारण वो 7 रुके हुए हैं और 89 कार्य स्वीकृत किए गए। उसमें से 15वीं विधानसभा अंतर्गत 19-20 से कुल 677 कार्य स्वीकृत हुए थे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस 16वीं विधानसभा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 24-25 के हेतु प्रथम किस्त के रूप में 292 करोड़ 50 लाख प्रति विधायक 1 करोड़ 50 लाख रुपए रिलीज किए जा चुके हैं और 5 विधायकों के अतिरिक्त जो संसद सदस्य निर्वाचित हुए हैं उनका वित्त विभाग में फाइल पेंडिंग चल रही है, उसका जल्दी निस्तारण कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा और, एक तो मैं मांडलगढ़ नहीं, और जो मैं निवेदन कर रहा था, जो मान लो कार्य बच गए हैं वो क्या लैप्स होंगे या उसकी अनुशंसा हमारे को करने को मिलेगी, ये पूछ रहा था। जो कुछ सवाल काम तो ये बच गया। था। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से 163 कार्य की प्रगति रिपोर्ट। अरे ये एक प्रश्न पूछा है, कैरी ओवर होगा कि नहीं होगा बजट? इनके एक लाइन का उत्तर है, जो काम कहा है वो होगा। अध्यक्ष महोदय, ये इशू सब जगह है। आप बैठिए। नहीं, आप बैठिए, आपका अनुमति नहीं। अगला प्रश्न छगन सिंह राजपुरोहित। साधारणतया प्रश्न संख्या, ये एक सेकंड, जो राशि विधायक कोष की है जिसमें अपन लोग अपने क्षेत्र में काम कराते हैं, वे कैरी ओवर राज्य सरकार के निर्देश के बाद होते हैं। नहीं तो विधानसभा चुनाव तक 5 साल तक तो एक दूसरे में कैरी ओवर होते हैं, लेकिन जब सदस्य हार जाता है, जीत जाता है, जो अमाउंट बचता है वह यहाँ से एक नोटिफिकेशन जाता है, उसके बाद ही उसके खाते में जाते हैं। छगन सिंह।
प्रश्न संख्या 292। माननीय मंत्री जी। है उम्मीदपुर तो है इसकी बढ़िया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ एक अध्यक्ष, हाँ बोलो। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न जंप हो गया शायद। है एक मिस हो गया प्रश्न। वो प्रश्न जो है वह वापस ले लिया गया है। चलो ठीक है। वैसे इस पर चूंकि आपने प्रश्न उठा लिया, मेरा सदस्यों से एक आग्रह है। पिछले दिनों दोनों दलों के ऐसे कई लोगों के प्रस्ताव आए कि मैं प्रश्न वापस ले रहा हूं। प्रश्न लगने के बाद वापस लेने की उसमें अनुमति का प्रावधान जरूर है, लेकिन वो केवल एक्सेप्शनल केसेस में, असाधारणता नहीं है। इस बार से 7-8 लोगों के आए प्रश्न वापस, लगाते क्यों? लगाने के बाद लॉटरी में निकल जाता है, उसके बाद कहते हैं मैं वापस लेना चाह रहा हूं। यह उचित नहीं है। आगे से इस प्रकार का आएगा तो मैं उसको वापस लेने की अनुमति नहीं दूंगा। ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा अब नहीं, इस पर कोई टिप्पणी नहीं, ऐसा नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र आहोर में स्थित उम्मेदपुर पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। भविष्य में क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति, वित्तीय संसाधनों तथा पुलिस नफरी की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जा सकेगा। खंड 2 पूर्व में ग्राम शंखवाली पुलिस थाना आहोर के अंतर्गत आता है, किंतु दिनांक 24/9/2018 को नवीन पुलिस थाना भादराजून का गठन होने से नवसृजित पुलिस थाने का क्षेत्र अधिकार निर्धारित किए जाने हेतु भौगोलिक दृष्टि के आसपास के थानों के विभिन्न ग्रामों को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार पुलिस थाना आहोर के 11 ग्रामों, जिनमें ग्राम शंखवाली भी है, को भौगोलिक दृष्टि से ही पुलिस थाना भादराजून में सम्मिलित किया गया है, जिसमें वर्तमान में कोई परिवर्तन नहीं है। मैं अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रश्न नहीं, एक मिनट, जो खंड 2 है, खंड 2 के अंदर ये अभी ये प्रश्न, ये जवाब छपने के बाद में एक लेटेस्ट डेवलपमेंट आया है एडीजी का, कि जो आपका जो खंड 2 है उसका हमने हल कर दिया है। उसके आदेश जल्दी से राज्य सरकार से आ जाएंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय की। और भी पूरे प्रश्न रह गया क्या? बिल्कुल माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पूर्व प्रश्न पूछना चाहता है कि शंखवाली को और थाने में जोड़ा जाए, तो आपने ये कह दिया है कि केवल चौकी का है, थाने का नहीं है, चौकी का प्रश्न है। नहीं, दूसरा खंड ब का उन्होंने जवाब दिया है कि शंखवाली गांव को, जो ग्रामीणों की और सरपंच की इच्छा थी कि हमारा और थाने में जोड़ा जाए, और माननीय मंत्री जी ने इसका कह दिया कि ये जोड़ दिया है, तो इसके लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद। अगला प्रश्न है रतन देवासी, 293। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, पूरा जवाब आ गया मेरे पास में। मैं सप्लीमेंट्री इसमें पूछ लेता हूँ। इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि खंड 1 जो है उसके अंदर गौशालाओं में कितना अनुदान दिया, उसके बारे में मैंने पूछा था। अब आपके इसमें डिटेल तो मेरे को नहीं दिया है, आशा करता हूं कि वो डिटेल तो आप भेज दें, मगर पिछले 9 महीने का आपने इसमें शून्य बताया कि अभी तक कुछ नहीं दिया है। दूसरा 2 जो सप्लीमेंट्री 2 है, खंड 2 में मैंने पूछा था कि सरकार गौपालन कर रहे हैं पशुपालकों को। अब अध्यक्ष महोदय, इसमें जो जवाब आए खंड 2 और खंड 3 में, वो बिल्कुल विपरीत आए जो मैंने पूछा है। मैंने पूछा था कि गौपालन कर रहे पशुपालक, मैंने ये नहीं पूछा कि गौपालन कर रहे गौशालाओं के बारे में। इन्होंने मुझे जो दिया है वो पशुपालकों को गायों में क्या क्या देते हैं उसके संबंध में इन्होंने बताया है, जो मेरे प्रश्न का उत्तर है ही नहीं। तो खंड 2 में एक तो मंत्री जी मुझे ये बता दे कि जो गौपालन कर रहे पशुपालक है, जो गायों को लेकर एक जिले से दूसरे जगह, एक खेत से दूसरे खेत और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं, उनको आप गौशालाओं के अनुरूप अनुदान देने का विचार रखते हो कि नहीं? एक बात। दूसरा इसमें यह था जो मैंने ये पूछा था कि सरकार पशुपालकों द्वारा अपने गायों को प्रदेश व प्रदेश के बाहर जो जा रहे हैं उनको सुरक्षा के संबंध में कोई विचार रखती है कि नहीं?
जो गाय लेके पशुपालक जा रहे हैं। अब जो पशुपालक भेड़ बकरी लेके जा रहे हैं उनको लिए तो राज्य सरकार में मुख्य सचिव के स्तर पे बैठक होती है और सुरक्षा और मार्ग तय होता है। तो अध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें गायों के बारे में पूछा है कि पशुपालकों को आप दोगे कि नहीं दोगे, तो मुझे जो जवाब दिया आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, नहीं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जवाब क्या दिया है। जवाब मेरे को दे दिया है जो गौवंश की आपने 95 और 2018 में 19 में अमेंडमेंट किया था उसके बारे में आपने मुझे दे दिया, जो सवाल के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए दोनों इसके बारे में आप बताएं। प्रश्न पूछा माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न तो इनका ये है कि जो अनुदान दिया जा रहा है तो अभी वर्तमान जो वित्तीय वर्ष है उनका इनको जवाब नहीं मिला है। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि वर्ष 2022-23 से इन्होंने मांगा है 2023 से 2024 तक, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च ये है वर्ष 2022-23 के, इसमें 5 माह का अनुदान दिया जाता है। इसमें 2557 गौशालाओं का 11,75,073 गोवंश का कुल 596.53 करोड़ अनुदान दिया। इन्होंने खंड 2 और 3 के प्रश्न पूछे हैं। पहला वाला तो आ गया, इनके बात से संतुष्ट हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 2 में पशुपालकों का अनुदान और तीसरे में जो है वो उनका सुरक्षा की बात। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 2 में इन्होंने जो पूछा है ना, क्या सरकार गोपालन कर रहे पशुपालकों को अनुदान देने का विचार रखती है, तो इनमें जो राजस्थान सरकार की विभिन्न योजना है जो सीधे पशुपालकों को उनका अनुदान देती है किसी न किसी योजना के माध्यम से, वो सारी डिटेल इनको 6 योजनाओं की इनको जानकारी दे दी है। और अभी जैसे पशुपालकों को सीधा और कोई नई योजना हमारे कोई विचाराधीन नहीं है। और सुरक्षा वाला तीसरा प्रश्न है सुरक्षा वाली। इन्होंने पूछा है कि क्या सरकार पशुपालकों द्वारा अपनी गायों को प्रदेश व प्रदेश से बाहर ले जाने व लाने पर उनकी सुरक्षा हेतु कार्य योजना बनाने पर विचार रखती है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि इस संबंध में पशुपालकों को अपनी गायों गोवंश को प्रदेश व प्रदेश के बाहर ले जाने व लाने हेतु राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम 1995 व राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम 2018 बने हुए हैं, जिसमें गोवंश के परिवहन संबंधी विस्तृत नियम एवं दिशा निर्देश बने हुए हैं। इन नियमों का पालन करते हुए कोई भी पशुपालक अपना गोवंश प्रदेश व अन्य प्रदेशों में आदान प्रदान या परिवहन कर सकता है। इसमें किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। संबंधित जिला कलेक्टर उपखंड अधिकारी की सक्षम स्वीकृति एवं गोवंश के परिवहन हेतु वाहन की परमिशन लेकर करनी होती है। साथ ही गोवंश के ले जाने की उपयोगिता भी बतानी होती है। कृषि कार्य के लिए ले जाने पर कृषि भूमि की जमाबंदी जमा करानी होती है। पशु परिवहन के दौरान किसी तरह की समस्या आने पर प्रशासन पुलिस की मदद के लिए भी अधिकृत है। सूचना मिलते ही प्रशासन तत्काल मुहैया कराता है, सुरक्षा मुहैया कराता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहते हुए निवेदन करता हूं कि मैंने केवल मात्र खंड, चलो 2 में भी मान लिया कि प्रस्तावित नहीं है तो हम उसके लिए आ जाएंगे, वापस पूछ लेंगे विधानसभा में, मगर खंड 3 में मैंने इतना ही पूछा है कि जो पशुपालक गाय लेके जा रहे हैं उनकी सुरक्षा के बारे में आपका जवाब जो आया और अभी भी बोला है, वो गौवंश का जो आपने अधिनियम बनाया वो केवल गाय जो कृषि या बछड़े या बैल जो आप कृषि कार्य के ले जाते हैं, मेले के उपयोग में ले जाते हैं या अन्य स्टेट में उसको बेचान में ले जाते हैं, उनके बारे में इन्होंने बताया है। मैंने पूर्व में निवेदन किया कि जिस तरीके से पशुपालकों के भेड़ और बकरी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होकर सुरक्षा निर्धारित की जाती है गृह विभाग के माध्यम से, उसी का मैं पूछ रहा हूं कि अगर नहीं है तो आप मुझे बता दो कि क्या सरकार इस पे प्रस्ताव रखेगी और बताएगी। नहीं, आपके लिए इजी हो जाएगा, आपका सवाल का जवाब ये नहीं था। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो अधिनियम बने हुए इनकी कॉपी मैं इनको उपलब्ध करा दूंगा। अध्यक्ष भी आपके कोई सुझाव कॉपी है, मैंने उसको पढ़ लिया। आप तो पेज नंबर कौन से पे लिखा हुआ है वो बता दो, मैं पेज नंबर पे बता देता हूँ। माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा, इनके कोई सुझाव है तो वो सुझाव, कोई आपके सुझाव है तो सुझाव मुझे देना, आप सुझाव दीजिए, हम उसकी समीक्षा करेंगे और समीक्षा करके आगे कोई अच्छा होगा तो करेंगे। बैठिए, अब आ गया, आप कुछ पूछ रहे हैं। अन्य अध्यक्ष जी, मैं तो यही पूछना चाहूंगा माननीय सदस्य कि खंड 1 में जो आपने जवाब दिया है
गौवंश के लिए जो सरकार जो सहायता देती है, उसमें कल मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि छोटे गौवंश के लिए 2 रुपये और बड़े के लिए 4 रुपये। तो माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूँगा, इतने महंगाई के समय में एक दिन में 2 रुपये में कितना चारा आ पाएगा, ये आप बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो प्रश्न पूछा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जो अनुदान दिया जा रहा है उसके ऊपर 10% की बढ़ोतरी की घोषणा की है, तो निश्चित रूप से मैं मुख्यमंत्री जी से कहा प्रश्न काल में कोई दूसरे मंत्री के सीट पे नहीं जाएगा, फिर वही कर रहे हो। मैं माननीय, मेरा काम है, आपके भी गए तो बैठो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कल अनुदान के ऊपर 10% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। हाँ, 10%। तो इससे जो बड़े गोवंश है उसके ऊपर 4 रुपये की बढ़ोतरी होगी, छोटे गोवंश के ऊपर 2 रुपये की बढ़ोतरी होगी। माननीय नेता प्रतिपक्ष को आश्वस्त करना चाहूँगा, एक साथ में सब कुछ नहीं होता, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली शीशे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। मैं अगला प्रश्न पुकारूं। चलिए माननीय सदस्य, प्रश्न का उत्तर आ गया। मैं 1 सेकंड आदुराम जी, 1 सेकंड। जिस विभाग के प्रश्न हैं माननीय संसदीय मंत्री जी सुनिश्चित कर लें कि उसके अधिकारी हैं कि नहीं है, और जो नहीं है उनकी सूची दे दिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। गोपालन का कोई नहीं दिखाई दे रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। हम सब सदन के सदस्य आपके आदेश की पूर्ण रूप से पालना की है, करेंगे और भविष्य में करते रहेंगे, कृपया बीच में नहीं। और गैलरी में भी हमारे विभाग से संबंधित जो भी अधिकारी है वो हमेशा यहाँ रहेंगे, आपके आदेश की पालना होगी। और जो नहीं रहेगा मुझे सूचना दे देना, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई की और उसकी भी सूचना आपको देंगे। अगला प्रश्न रखे कोई हमारे अधिकारी नहीं जाएंगे। अगला प्रश्न श्री आदुराम मेघवाल, प्रश्न संख्या 294। माननीय मंत्री जी, अरे आप तो बैठो। अरे माननीय सदस्य, अरे आपकी सीट में क्या है माननीय सदस्य? भाई माननीय, आप इनकी सीट को या तो नीचे गड़बड़ है, दूसरी सीट बदल दें, बार बार नहीं। साहब ये आदत इतनी जल्दी की नहीं, बहुत पुरानी है। आप तो प्रश्न का उत्तर दो, धीरे धीरे बदल जाएगी, विश्वास है। आप अपना प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप प्रश्न का उत्तर दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है अपने क्षेत्र में एडीजे कोर्ट खोलने का, इस प्रश्न का मैं उत्तर पढ़ूं इससे पहले इनकी मांग की पूर्ति हो गई है। चलो फिर अगला प्रश्न, एक प्रश्न रहेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इसका एक पार्ट रहेगा, वो सभी माननीय सदस्यों के लिए, पूरे राजस्थान के लिए। इसका एक पार्ट ये है कि विभिन्न क्षेत्रों में न्यायालय खोलने की साधारणता नियम क्या है, वो सभी के लिए। तो एक तो मुकदमाओं की संख्या है, एडीजे के लिए अलग है, उससे नीचे वाली कोर्ट के लिए अलग है। दूसरा माननीय उच्च न्यायालय की अनुकंपा है। ये 3-4 बिंदु है जिन बिंदु की पूर्ति होने पर सामान्यतः कोर्ट खोले जाते हैं, चाहे वो सिविल जज कैडर के हो या एडीजे कैडर के हो या डिस्ट्रिक्ट कैडर के हो। साथ ही साथ सरकार की वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध है। लेकिन यहाँ एक विशेष रहेगा, शॉर्टहैंड विधानसभा क्षेत्र है, वो ठेर दूर सुदेर लगा हुआ है और वहाँ के लिटिगेंट को ठेर बालोतरा करीब 150 किलोमीटर से ज़्यादा आना पड़ता था। आपकी मांग वाजिब थी और माननीय विधायक का बहुत आग्रह भी था, और माननीय विधायक के आग्रह पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल इनकी मांग मान ली है। इसलिए विधायक को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने बहुत मांग अपनी पुरजोर तरह से रखी। हो गया अगला प्रश्न हो गया ना, अब मांग पूरी हो गई, उसके बाद क्या प्रश्न रहा? पब्बाराम विश्नोई, माननीय मांग आपकी मांग नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 295 विस्तृत उत्तर मिल गया है। मेरा माननीय आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपके उत्तर में 107 विद्यालय है, जिसमें कमरों की आवश्यकता है उसमें 380 की, और जीर्ण शीर्ण विद्यालय है 203, 84 विद्यालय, उसमें 203 कमरे जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में हैं। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पिछले 5 वर्षों में इन्होंने क्या काम किया है।
मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं आपके माध्यम से, निवेदन नहीं, प्रश्न पूछो। कि आपने मुझे हमसे मांगा था कि कुछ आप लिख करके दे। मैंने 30 कक्षों के लिए आपको लिख करके दिया है कि क्या उन कक्षों का निर्माण आप करवाएंगे, ये आपसे निवेदन। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने 3.5-4 महीने के अंदर ही इनको हमने 4.5 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए हैं, जिससे कमरों का निर्माण होगा। और भी जब अगले हम स्वीकृति निकालेंगे तब उसमें इनका ध्यान रखेंगे, क्योंकि 4 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस ने बंटाढार कर दिया, स्कूलों को देखा नहीं, पानी टपकता रहा, बच्चे परेशान होते रहे, कमरे टूटते रहे, कई जगह इतनी परेशानी हुई, इन्होंने इतना प्रेम है तो बर्बाद करके रख दिया, शिक्षा का बंटाढार कर दिया। जिसका प्रश्न वो पूछ रहा है। पूर्ववर्ती सरकार ने शिक्षा का बंटाढार कर दिया है। मैंने यही तो बोलना है। दूसरा प्रश्न माननीय, एक तो अधिकारियों ने गलत जवाब दिया है कि जेसला में डीपीसी लेवल तक काम हो गया है, वो हुआ नहीं है। क्या उनके खिलाफ क्या उनके खिलाफ कार्रवाई आप करेंगे पता करके? और पिछली सरकार के दौरान में राज्य कोष से हमें जो बिल्डिंग देने चाहिए थे, वो मेरे साथ में, मेरे विधानसभा के साथ में डिस्क्रिमिनेशन इन लोगों ने किया। क्या इस बार में उनकी क्षतिपूर्ति करके मुझे ज्यादा बजट दिलवाएंगे? और इनको माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सच है कि पहले बड़ी विधानसभा क्षेत्र के साथ ज्यादती हुई है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि 3-3.5 महीने के अंदर ही हमने 4.5 करोड़ रुपए दिए हैं, और जो पहले से कई गुना ज़्यादा है, और हमने इनका पूरा ध्यान रखा है। आगे भी कोशिश करेंगे कि और की अपेक्षा 1 लाख रुपए इनको ज़्यादा देंगे। अगला प्रश्न श्री कैलाश चंद वर्मा। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 1165। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की शैय्याओं की उपयोगिता दर BOR 95% या उससे अधिक होने पर आवश्यकता अनुसार गुण के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की शैय्या वृद्धि कर न्यूनतम 100 शैय्या होने पर उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किए जाने का प्रावधान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ईश्वर की और मुख्यमंत्री जी की कृपा से इनको अभी बजट के अंदर ये परिवर्तन बजट वर्ष 2024-25 में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगरू को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किए जाने की घोषणा की जा चुकी है। घोषणा की प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है। उपरोक्त अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगरू को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नयन किए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा सकेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जो अभी उप जिला अस्पताल बना है, वो जब से बगरू बना वहाँ पे CSC चलती थी, और लगभग 50,000 की आबादी के अंदर ये CSC चलती है। हमारी पूर्ववर्ती सरकार थी 2013 से 18 के बीच में, सैटेलाइट हॉस्पिटल की घोषणा हुई थी। वो सैटेलाइट हॉस्पिटल ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जहाँ CSC चलती थी उसके 5 किलोमीटर आगे जाके बना है। अब जो बगरू के अंदर CSC चल रही थी, उसी CSC को पूर्ववर्ती सरकार ने उसके अंदर शिफ्ट किया, ना कि कोई नई CSC बनाई। माननीय मंत्री महोदय से मेरा इतना सी निवेदन रहेगा आपके माध्यम से कि बगरू के अंदर 50,000 की आबादी है, और इस CSC के अंदर अगर बगरू कस्बे का व्यक्ति इलाज कराने के लिए आता है तो उसको नेशनल हाईवे क्रॉस करके आना पड़ता है। नेशनल हाईवे के ऊपर कितनी दुर्घटनाएं होती है आपसे छुपा हुआ नहीं है। मेरा अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि जब वहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है, सारी व्यवस्थाएं सुचारू है, और ये जो CSC बगरू कस्बे के अंदर स्थित है, वहाँ पे सब कुछ अभी भी डॉक्टर्स बैठते हैं, तो आपके माध्यम से मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस CSC को भी
शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी की सेवाएं देते हुए इसको सुचारू रखें, ताकि आने वाले समय के अंदर बगरू के लोगों को इसका फायदा मिल सके, दुर्घटनाएं बच सके और स्वास्थ्य सेवाएं और सुलभ हो सके। कुछ कहना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नई सीएचसी देहमी कला में आपके बनी है, नई बिल्डिंग है और वो बगरू कस्बे से नज़दीकी है, तो वहीं हम जो है उसको कर्मोन्नत करके और नई जो वहाँ ज़मीन की भी पूरी उपलब्धि है, एसटीएच वहीं बनाएंगे। और लेकिन क्योंकि बगरू कस्बे की 50,000 की जनसंख्या है, हम जो है जो वहाँ पर जो सीएचसी है जिसमें डॉक्टर्स भी कम है, क्योंकि सब फोकस यहाँ पर शिफ्ट हो गया था आपके देहमी कला में, इसको जो है हम शानदार मॉडल सीएचसी जो 50,000 लोगों को जनसंख्या को बिल्कुल उनका उपचार कर सके, इसको हमको बना देंगे। अगला प्रश्न है बाबू सिंह राठौड़। क्वेश्चन नंबर 297। माननीय मंत्री जी। चलता है, जवाब आ गया मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि बीमा कंपनियों द्वारा कुल प्रीमियम का 5% हिस्सा वो किसानों से लेती है और बाकी 95% सरकार वहन करती है। उसके बावजूद भी वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं पूछना चाहता हूँ कि फसल बीमा विधानसभा क्षेत्र सेगड़ में फसल बीमा योजना वर्ष 22-23, 23-24 में खरीफ एवं रबी सीजन के व्यक्तिगत सर्वे की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई, उसमें से कितने किसानों को एवं कितना कितना क्लेम राशि का भुगतान किया गया, तहसीलवार स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्षवार प्राप्त शिकायत एवं क्लेम का विवरण निम्न प्रकार है। खरीफ 2022 शेरगढ़ तहसील कुल 830 शिकायतें प्राप्त हुई है, उसमें पात्र शिकायतें माननीय सदस्य सिर्फ 17। माननीय सदस्य अपनी सीट पर। और लगभग 96,000 रुपये इसका मिला। प्रश्नकाल के बाद नो। बालेश्वर में 392 शिकायत प्राप्त हुई, लेकिन सीट पे बता रहा हूं, पात्र शिकायतें नहीं थी। जाने की अनुमति नहीं है अपनी सीट से। शेखाड़ा तहसील में 620 शिकायतें प्राप्त हुई, पात्र उसमें से 103 थी। इसमें 99,99,000 कुल आपके 1842 में से 120 शिकायतें पात्र थी, तो 1,85,00,000 रुपये इसका भुगतान किया गया। अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा कि वो 5% जो हिस्सा राशि लेती है उसे कृषि अधिकारी तहसील स्तर पर बैठते हैं और वो इसका निशान करते हैं, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था कहीं नहीं होती है। इसके बारे में मैंने आपसे पूछा था, उसका जवाब दिया नहीं। दूसरा सवाल मेरा ये है, क्या ये सही है कि भारत सरकार की गाइडलाइन अनुसार बीमा पॉलिसी का वितरण डाक द्वारा ही किसानों तक पहुंचाए जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो वर्ष 2022-23 और 23-24 में बीमा कंपनी द्वारा कितने किसानों को बीमा पॉलिसी का डाक द्वारा वितरण किया गया, स्पष्ट करें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, नहीं, राज्य सरकार द्वारा खरीफ 2021 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम के अंतर्गत शिविर लगाकर फसल बीमा पॉलिसियों का वितरण प्रारंभ किया गया था। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के उक्त अभिनव प्रयोग को पूरे भारत में रबी 2021-22 से लागू किया गया। इस प्रकार भारत सरकार की प्राप्त निर्देशों की पालना में डाक द्वारा पॉलिसी वितरित न कर शिविर लगाकर पॉलिसियां वितरित की जा रही है। अगला प्रश्न है श्री डूंगराम केदार। प्रश्न संख्या 298। माननीय मंत्री जी। उत्तर आ गया मेरे पास, मुझे पूरक प्रश्न पूछना। पूरक प्रश्न पूछा। मैं ये पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि राज्य सरकार विभागीय भवन निर्माण करने का विचार रखती है, ये आपने उत्तर में कहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इस बजट में कितने आंगनवाड़ी भवन बनाने की घोषणा की गई है? एक। दूसरा, एक बार आने दो। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र के भवनों की स्थिति। सूरतगढ़ में विभागीय भवन में संचालित 69 भवन हैं, विद्यालयों में संचालित 151,
किराए तो के उत्तर है भवनों साहब में मेरे पास। संचालित ये तो उत्तर है। मैं ये कह रहा हूँ 319 में से 250 के पास भवन नहीं है इस बजट के अंदर, और आपने ये कहा है कि हम भवन बनाने का विचार रखते हैं। इस बजट के अंदर आपने कितने भवन बनाने की घोषणा की है? मैंने इस माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी कि इस बजट में हर विधानसभा क्षेत्र में हम लोग 5 भवन, हमने इस बार घोषणा की है कि हर विधानसभा क्षेत्र में नए 5 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। केंद्र नहीं, भवन पूछ रहा हूं मैं। केंद्र देखिए भवन, मैं बताना चाहूँगी वो सब कुछ डिपेंड करता है कि जो वहाँ से हमारे पास सूची आएगी कि कितने हमको हमारे ही भवन बनाने हैं या ऑलरेडी कोई ऐसा अवेलेबल है, गवर्नमेंट बिल्डिंग अवेलेबल है, तो वहाँ भी भवन चल सकते हैं, नहीं चल सकते, किराए से चल सकते हैं कि नहीं चल सकते। अध्यक्ष महोदय, 250 आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जिनके पास खुद के भवन नहीं है, और इस बजट के अंदर कितने भवन बनाने की घोषणा की है नहीं बताया। आप पांच तो केंद्र खोल रहे हैं नए, 5 तो नए केंद्र खोलने, भवन नहीं है। अवेलेबिलिटी, अरे आपका प्रश्नकर्ता पूछ रहा है, माननीय मंत्री को बताएंगे। ये सारी जो आपने प्रश्न पूछा है, यदि पंचायत राज अथवा जिला कलेक्टर द्वारा भवन निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध करवाई जाने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर भवन निर्माण हेतु विचार, मैं आपको जवाब दे रही हूँ, इसके आधार पर भवन निर्माण हेतु विचार किया जा सकता है। वो नहीं बोलेंगे, आप बैठो। आपने प्रश्न पूछा, उसका जवाब दिलवा करके दिया है, वो ही पढ़ा जा रहा है, मैं वो और पूछ रहा हूँ। और क्या आपका हो गया ना 2 प्रश्न? दूसरा क्या होगा अध्यक्ष महोदय? आपकी माननीय सदस्य, आपके जो विधानसभा क्षेत्र ये में सूरतगढ़ में मनरेगा योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों के 28 नवीन भवन के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जिला परिषद श्री गंगानगर द्वारा वर्ष 2017-18 में जारी की गई, जिनका विवरण निम्नानुसार है। निर्माण कार्य पूर्ण, 17 निर्माण अधीन भवन, 3 कार्य जो नहीं शुरू हुए वो है 8। विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ में वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2 नवीन दे रहे हैं आप। मैं जवाब ही दे रही हूँ, आपने 5 साल क्या जवाब दिए? आप बताएं, आपने तो 5 साल में कोई भवन ही नहीं बनाया। अगला प्रश्न लगाना, उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि अर्जुन लाल जिंगर। क्या किया भाई? अर्जुन लाल जिंगर 1981 प्रश्न माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, हो गया, बैठो। खंड 1 पर्याप्त हो गया, 10 मिनट दे दिए। खंड 1 प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान खनिज नीति 2015 बनाई जाकर इसमें समय समय पर संशोधन किए गए हैं। राजस्थान खनिज नीति 2015 की प्रति परिशिष्ट 1 पर एवं इसमें किए गए संशोधनों की प्रतियां परिशिष्ट 2 पर उपलब्ध हैं। खंड 2 सर, मैं वो तो आ गया, मैं आप पूछ लूं? पहले बोल देते तो मैं पढ़ता ही नहीं। और क्या है, कोई बात नहीं, तो पहले ही बता देते। चलो पूछो पूरा प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, क्या सरकार द्वारा अवैध खनन को रोकने के समय समय पर आदेश जारी किए हैं, फिर भी अवैध खनन रोका नहीं जा रहा है? क्या सरकार खनन नीति को संशोधित कर अवैध खनन को रोकने की मंशा रखती है? नंबर 1। दूसरा पूछ लो। हाँ पूछो, 2 ही है, दोनों एक साथ पूछ लो। क्या यह सही है कि कपासी विधानसभा क्षेत्र व प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में क्वार्ट्ज पत्थर मिनरल अधिकांश जमीन की ऊपरी सतह पर ही मिलता है? यदि हाँ, तो क्या सरकार क्वार्ट्ज खनिज पत्थर के अवैध खनन को रोकने एवं सरकार की आय बढ़ाने के लिए जिप्सम खनिज की तरह ही शॉर्ट टर्म परमिट सरकार देने की मंशा रखती है? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, कोर्ट्स के लिए कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसी नहीं है। जो इलीगल माइनिंग जो है उसके हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कलेक्टर की चेयरमैनशिप में कमेटी बनी है, जिसके जो मेंबर्स जो हैं वो एसआईटी, माइंस, फॉरेस्ट, रेवेन्यू, पुलिस और ट्रांसपोर्ट, ये विभाग के अधिकारी इसके अंदर मीटिंग में टाइमली होती है। ऐसी ही सब डिवीज़न
में एक कमेटी है जिसमें एसडीएम उसको चेयर करते हैं और यही विभिन्न विभाग जो है मैंने जिनकी चर्चा की, ये इनकी कमेटी रहती है। अभी जो अभी हमारी सरकार ने पहली बार बहुत ही तकड़े अभियान किए, एक तो 15/1/24 से लेकर 31/1/24 सब माइंस का किया। उसके इस अभियान के तहत 2234 टोटल केसेस इलीगल माइनिंग के पकड़े गए। माननीय सदस्य अपनी सीट पर। नो, ये नियम सबके लिए मान्य है। आपके पीछे वो बैठे हैं क्या? आप भी हैं, आपकी सीट यही है? चार सीट थोड़ी है यहाँ पे। फिर यानी एक बार बार कहना नहीं पड़े, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। ये इंदिरा जी इतनी आती जाती रहती है। अध्यक्ष महोदय, 15/1/2024 से 31/1/2024 तक पहला अभियान चलाया गया सब माइंस के ऊपर। 2234 टोटल केसेस इलीगल माइनिंग के पाए गए, पकड़े गए। 1.48 लाख टन जो मिनरल्स जो है वो सीज किए गए। पेनल्टी जो रिकवर हुई वो 35.59 करोड़। व्हीकल्स जो सीज हुई जिसके अंदर जेसीबी, एक्सकवेटर्स, पोकलेन, वो 129। अन्य मशीनरीज जो थी, डंपर्स, ट्रैक्टर्स 1902। एफआईआर रजिस्टर हुई 564 और 264 लोग ये अरेस्ट हुए ऑल राजस्थान सब मिनरल्स पर। दूसरा जो अभियान था वो बनास और चंबल की बजरी माइनिंग के ऊपर था। 1 मई 2024 से 15 मई 2024 कुल केस जो रजिस्टर हुए 208। ये अभियान तो चल रहा है। माननीय मंत्री महोदय, आपने इलीगल माइनिंग के बारे में बोला कि क्या किया जा रहा है, तो उसी का जवाब दे रहा हूँ। क्या किया जा रहा है वो बता रहे हैं। उसी का 2 मिनट सुन। प्रश्न ऐसा पूछोगे तो अभी है 5 मिनट है, अभी चिंता मत करो। इनको नहीं, दूसरा प्रश्न आ जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विधायक जी को भी ये मालूम होना चाहिए कि हमारी सरकार ने कितने कड़क कदम लिए। संक्षेप में दे दो। अरे अब इनको बता दिया मैंने। कंटिन्यू। अच्छा, दूसरा प्रश्न। अच्छा, दूसरा प्रश्न का जवाब दे दिया। कोर्ट्स के बारे में कोई शॉर्ट टर्म माइनिंग नहीं है। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ। नहीं, यही नहीं, यही कह रहे हैं मंत्री जी। मैं यही निवेदन कर रहा हूँ कि इस अवैध खनन को रोकने के लिए जिप्सम की शॉर्ट टर्म होता है, आप कह रहे हो इसमें क्वार्ट्स में नहीं है, तो इसको करो तो अवैध खनन रुक जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ पॉलिसी को थोड़ा संशोधन कर दो। बैठिए। और कर क्या रहा हूँ मैं? अभी जो नई पॉलिसी बन रही है उसके अंदर कई प्रस्ताव है, विचारधारा है, और इसके अंदर देख लेंगे कोर्ट्स के अंदर। अभी आज की तारीख में अभी तक कोर्ट्स को शॉर्ट टर्म माइनिंग की परमिशन नहीं है। जो नई पॉलिसी अभी तैयार हो रही है, हम कोशिश करेंगे उसको भी बनाना। मैंने इस गण के माध्यम से भी तकरीबन 15 जिलों में अवैध खनन के बारे में यहाँ सदन में बात रखी थी। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, आपने अभी अभियान के बारे में बात की, तो आपने वो अभियान बंद क्यों कर दिया? क्या अवैध खनन